पर ही एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो गया है कि क्या अब इस देश की अर्थव्यवस्था को पार भगवान लगाएंगे, कृष्ण भगवान लगाएंगे, क्योंकि अमेरिकी डॉलर ने हिंदुस्तान के हर आम आदमी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब $1 की कीमत 68 रुपए के पार जा पहुंची हो। $1 की कीमत 68 रुपए 75 पैसे होने का असर आज पूरे देश ने देखा। सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की गिरावट दर्ज होने के साथ ही शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा। सोना अभी से 38,000 हो गया है। आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ खाने पीने की कई चीजों के दाम में आग लगनी तय है। संसद से सड़क तक कोहराम मचा हुआ है और सरकार को अभी भी लगता है कि स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा, मगर कैसे? इस पर देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुप्पी साध रखी है। बीच बहस का अब बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है? क्या डूबता रुपया अब पूरे हिंदुस्तान को भी ले डूबेगा? देश के आम नागरिक का जीना दुश्वार हो जाएगा। ये सरकार इस्तीफा दे। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के ये सरकार इस्तीफा दे। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रुपया डॉलर के मुकाबले 69 के करीब पहुंच गया। $1 की कीमत 68 रुपए 75 पैसे हो गई। इसका असर भी तुरंत दिखा। सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार 18,000 के नीचे चला गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 34,000 के पार पहुंच गई। रुपए की रिकॉर्ड गिरावट से पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। सरकार अब सीधे सीधे विपक्ष के निशाने पर है। जितना रुपया गिरता चला जाएगा, अर्थव्यवस्था उतनी खराब होती चली जाएगी। और अब तो ये हालत हो गया कि देश के आम नागरिक का जीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि डीजल, पेट्रोल के भी दाम बढ़ाने जा रहे हैं, आम चीजें महंगी होती चली जाएंगी। एक खतरनाक संकेत है। अब एक ही उपाय है, इस अर्थव्यवस्था के संकट से निकलने का एक ही उपाय है, और वह है कि आप चुनाव में चलिए, ये सरकार इस्तीफा दे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर ये स्थिति किसी और देश में पैदा हुई होती तो आज हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर होते। महंगाई के बोझ से डरी जनता भी सरकार पर सवालों की बौछार कर रही है। बजट तो बहुत बिगड़ गया है एकदम। रोज के खाने से प्याज गायब हो गया है। कहने को कि दाल का उत्पादन बहुत हुआ है, लेकिन उसका दाम ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो या तो सब्जी बनेगी या दाल बनेगा। जिस दिन दाल बनाते उस दिन सब्जी नहीं बनाते। जानकारों को डर है कि रोज टूटता रुपया कहीं देश में आर्थिक इमरजेंसी का कारण न बन जाए। जब तक हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली स्टेप्स नहीं उठाएंगे बड़े बड़े, चाहे वो ऑपोजिशन है चाहे सरकार है, इस वक्त इमरजेंसी की सिचुएशन है। मैं तो कहता हूँ सबको एक मत होकर सारे देश को इस सिचुएशन को निपटना चाहिए। नेक्स्ट लेवल जो है डॉलर का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70 रुपीज, और अगर अमेरिका सीरिया पे अटैक कर देता है तो ये लेवल 72 से ऊपर हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत बहुत नेगेटिव है। इससे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, आम आदमी के कंजम्पशन की हर चीज महंगी हो जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा 1991 जैसे हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश के पास मौजूदा 31,000 टन सोना में से 500 टन सोना गिरवी रखकर स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब भी चुप हैं, जबकि ये बात साफ हो चुकी है कि आने वाले दिनों में महंगाई से आम आदमी की कमर टूटने वाली है। खबर है कि मानसून सत्र खत्म होते ही डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी पिछले दिनों आईसीआईसीआई बैंक ने अपना बेस रेट 10% करके होम लोन और ऑटो लोन महंगे करने के संकेत दे दिए हैं। कार के पुर्जे आयात करने वाली कंपनियों की रॉयल्टी बढ़ने के साथ ही कार की कीमतें भी आसमान छुएंगी। कंप्यूटर,
टीवी, मोबाइल फोन, एसी और फ्रिज के पार्ट्स डॉलर में आयात होने के कारण इन सब चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। किराने का बिल, सब्जियां, दवाइयां, दालें, सबकी कीमतों में आग लगेगी। विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ घूमना फिरना भी महंगा हो सकता है और नौकरियों पर भी तलवार लटकेगी। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि कमजोर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि रुपए की गिरती साख को बचाने के लिए सरकार कई एशियाई देशों के साथ इंटर करेंसी डील कर सकती है। अभी सरकार ने सिर्फ जापान के साथ 15 अरब डॉलर और भूटान के साथ 10 करोड़ डॉलर के करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं चीन भी हिंदुस्तान के साथ इंटर करेंसी डील करने की इच्छा जता चुका है, लेकिन ये फिलहाल दूर की कौड़ी है। ताजा स्थिति के मद्देनजर सरकार वस्तुओं के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है, जिसके बाद गिरते रुपए का सीधा असर आम आदमी की जेब पर महंगाई के रूप में पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई देश में रुपए ने अर्थव्यवस्था का नया संकट खड़ा कर दिया है? क्या कमजोर होता रुपया पूरे हिंदुस्तान को अब ले डूबेगा? पटना से विनायक प्रसाद, चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। रुपया अब बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि लगातार रुपया जिस तेजी के साथ गिर रहा है, जितने फीसदी कुछ ही दिनों में रुपए में गिरावट दर्ज की गई है, वो वाकई चिंताजनक है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर जेडी अग्रवाल हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपसे बात करेंगे हम। आकाश जिंदल साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ, और कंज्यूमर एक्सपर्ट के तौर पर असीम सान्याल साहब यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश जिंदल जी, आपको मार्केट एक्सपर्ट की बजाय एक ज्योतिषाचार्य कहूं तो ठीक रहेगा मेरा ख्याल से, क्योंकि आपका पहला प्रेडिक्शन जो 68 रुपए के पार था वो आज पूरा हो गया, और अब आप अगली प्रेडिक्शन 70 रुपए की कर रहे हैं, लेकिन ये वाकई चिंताजनक है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 68 का प्रेडिक्शन मेरा ही था आपके चैनल और तमाम चैनल्स पे, वो सही हुआ, और अगला प्रेडिक्शन 70 का है, और अगर अमेरिका अटैक कर देता है तो वो 72 के बियॉन्ड जा सकता है, और उससे प्रॉब्लम्स हमारी बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगी। साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट में चलता है उसके चलते ब्रेंट क्रूड आज $117 पर बैरल टच कर गया। अब अगर अमेरिका अटैक करता है तो मेरा ये मानना है कि पेट्रोल की प्राइसेस, मेरा अंदाजा है कि 85 रुपीज तक भी इंडिया में टच कर सकती हैं। डीजल 3 से 4 रुपए बढ़ सकता है, रसोई गैस बढ़ सकती है, हमारी इन्फ्लेशन बियॉन्ड कंट्रोल बढ़ सकती है। मेरा तो ये मानना है कि इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी रिसेशन की तरफ हम हेड कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके दाम बढ़ेंगे। साथ ही साथ उनको खरीदने के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी हाई होगा। इसका मतलब यह है कि लोग कम से कम उनको खरीद पाएंगे, क्योंकि लोग तो अपनी जरूरतें पहले पूरी नहीं कर पाएंगे। कम खरीदेंगे तो कंपनियों की प्रोडक्शन कम होगी, जॉब लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट एक और बहुत बड़ी चीज है जो आने वाले समय में हमारे सामने होगी। साथ ही साथ हर चीज, आम आदमी की कंजम्पशन की चीज, आटा, चावल, दूध, जिसके बिना कोई हाउस होल्ड नहीं चल सकता, वो सब चीजें महंगी हो जाएंगी, जॉब लॉसेज होंगी हमारे यहाँ, इकोनॉमी नेगेटिविटी के अंदर जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगेन सबसे बड़ा खतरा जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर है, इंटरनेशनल रेटिंग कम होने का, वो खतरा अभी कायम है, रादर वो बढ़ता जा रहा है। अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट वो हो जाता है, इंटरनेशनल रेटिंग हमारी कम हो जाती है, तो उसके बाद फ्रेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो हमें भूलना ही पड़ेगा। जो ऑलरेडी फॉरेन मनी है हमारे पास, उसको रिटेन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार जो प्लान बना रही है, मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि आज घर में आग लगी हुई है, सरकार चाहती है 1 या 2 बाल्टी पानी से जो मुझे आपसे पता चला सरकार कोई प्लान बना रही है। वैसे आम आदमी को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि सरकार कोई प्लान बना भी रही है कि नहीं बना रही। जी सही, सरकार के प्लान तो ऐसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। घर में आग लगी है तो उसके लिए तो फायर टेंडर्स चाहिए, बहुत सारे फायर टेंडर्स चाहिए, और फूंक मार के चाहिए, फूंक मार के। जी, यही हालत हो रहे हैं। और ऊपर से आप देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो बिल है उसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, और डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। यानी हमारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और जिस आम आदमी की सरकार बात कर रही है कि उसके लिए हम चीजें कर रहे हैं, उसी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उसी के लिए इन्फ्लेशन बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगी,
जॉब अपॉर्चुनिटीज उसकी कम हो जाएंगी। वो आदमी चाहे हमारा रिक्शा चलाने वाला मित्र हो या सड़क के किनारे चाय बेचने वाला मित्र, सबकी रोज की जो रोजगार या दिहाड़ी है वो कम हो जाएगी। चाय बेचने वाले की नहीं, मेरे ख्याल चाय पीने वाले पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं आपसे जानूंगा, प्रोफेसर जेडी अग्रवाल, आप एक अर्थशास्त्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री भी एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री कहलाते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या यह सही है कि वो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, या फिर जिस तरह से विपक्ष से आवाज उठती रहती है कि वो अर्थशास्त्री नहीं बल्कि अनर्थशास्त्री हैं, वो अब ज्यादा प्रमाणित होता जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, 91 जैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन आज आनंद शर्मा ने संकेत दिए कि 500 टन सोना हम गिरवी रख सकते हैं, ऐसी स्थिति अब आ गई है और प्रधानमंत्री चुप हैं। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, वो उनका ये कहना कि मामला हम संभाल लेंगे और संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री होने के नाते या वित्त मंत्री होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है और लोगों को इस प्रकार की सांत्वना देना एक काम है उनका। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब देखिए, अमेरिका में कोई संकट आता है तो ओबामा सामने आते हैं जनता के और कहते हैं कि मुसीबत का समय, हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा, सरकार क्या कर रही है वो बताते हैं। ये तो कभी नहीं कहते कि स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है और हम इसे सही कर लेंगे हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि जो इस तरीके से रुपए की वैल्यू में गिरावट हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। ये क्यों हो रही है? सरकार इस चीज के पीछे नहीं जा रही है। और वैसे तो ये बताया है, बहुत आपने भी बताया और इन्होंने भी बताया कि इससे इतने नुकसान होने वाले हैं, लेकिन और बड़ा जो नुकसान होने वाला है कि भारतवर्ष को हर एक रुपए की जब गिरावट होती है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की तरफ एक महीना पुश कर देती है पीछे। जैसे जैसे रुपया गिरता है उससे हमारी जो कैपेसिटी है नेशन बिल्डिंग की आगे आने वाले समय में वो कम हो जाती है। हाई टेक आइटम्स जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे या कम इंपोर्ट कर पाएंगे उतने ही बजट अमाउंट में जितना कि किया है। इसी प्रकार से जो और भी खतरा है कि अगर हम मिलिट्री को, अपने आर्मी को स्ट्रांग करना चाहते हैं और हाई टेक आइटम्स हम बाहर से खरीदते हैं वो खरीद नहीं पाएंगे, और या जो खरीदेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में हमारे पास आएगा। कितना व्यापक इसका असर पड़ेगा, ये संकेत आप लोगों की बातों से लगने। इसलिए जो जरूरी चीज है कि इससे आने वाले समय में, सिर्फ आज की बात नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी, ये नहीं है कि गैस की कीमत बढ़ेगी या डीजल की कीमत बढ़ेगी या पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, यही नहीं कि हर सामान की कीमत बढ़ेगी और जीवन स्तर लोगों का कम हो जाएगा। ये तो आम आदमी की बात है, न केवल आज की बात है, ये आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन है वो कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, और एक सेंटीमेंट अगर इस प्रकार के बन गए कि रुपया डूब रहा है तो जरूरी बात है बहुत सा जो निवेश यहां पर हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में या एफआईआई के रूप में, वो सेंटीमेंट नेगेटिव होगा और उस नेगेटिव से रुपए के ऊपर दबाव और बनेगा, जिससे नेशन की जो प्रेस्टीज है, देश की जो प्रेस्टीज है, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इसमें ये जरूरी बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और गवर्नमेंट में एक समन्वय होना चाहिए। वो ये कोशिश करें कि रुपए को किसी भी हालत में इतना इस प्रकार से गिरने ना दिया जाए। और ये कहना बाकी तो टालने की बात है कि अमेरिका में ये हो गया है इसलिए हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, ये तो सब टालने की बातें हैं। आप एक सब कॉन्टिनेंट हैं, आप एक बड़ी इकोनॉमी हैं और अपनी इकोनॉमी जो कि अपने आप में स्वयं सेल्फ सफिशिएंट है, ऐसी इकोनॉमी में इस प्रकार से रुपया पिछले 2 हफ्ते में जिस प्रकार से गिर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भारत डूब रहा हो या भारत का रुपया डूब रहा हो। अगर ये सिर्फ एक बहानेबाजी है कि यूरोप में मंदी है या अमेरिका में मंदी है तो इसका असर यहां पड़ रहा है, तो फिर वजह क्या है ये भी मैं जानूंगा असीम सान्याल जी से। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पा रहे, उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। सुनिए। अगर भारत की अर्थव्यवस्था जो इतने कठिन दौर में पहुंच गई है उसको आप संभाल नहीं सकते, आप अर्थशास्त्री हैं इस नाते देश के वित्त मंत्री बने थे, आप अर्थशास्त्री हैं इस नाते देश के प्रधानमंत्री बने, और अगर आज देश की इकोनॉमी चौपट हो रही है, आज देश के अंदर त्राहिमाम है, डॉलर रोज तेजी से बढ़ रहा है और सरकार सो रही है, अगर प्रधानमंत्री जी देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं सकते तो उनको प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए।
असीम सान्याल जी, मुझे कहानी याद आ रही है। एक आदमी बहुत परेशान था और वो किसी ज्योतिषी के पास गया और उसने उस ज्योतिषी से कहा कि मैं बड़ी परेशानियों में घिरा हुआ हूं, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। तो ज्योतिषी ने उससे कहा कि भाई 5 साल अभी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उस शख्स ने ज्योतिषी से कहा तो किसका मतलब 5 साल बाद सब ठीक हो जाएगा? बोले नहीं, आपको ये सब सहने की आदत पड़ जाएगी। आम आदमी की स्थिति वही है आज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज के उपभोक्ता की जो हालत है वो ये है कि जो अगले 5 दिनों में दिख रहा है वो अगले 5 सालों में उतने ही जो अंधकार जो है वो छाया हुआ है। उसका कारण एक ही है कि आपने डेंगू नामक बीमारी की बात सुनी होगी। उसका मुख्य कारण जो है एक मच्छर होता है। उसी तरह से जो डेंगू की जो अगर आम डॉक्टर के पास आप जाते हैं डेंगू को लेके तो वो कहता है कि भाई क्रोसिन या कोई दवाई ले लो तो उससे आपके बुखार कम हो जाएगी। हमारे सरकार ने पिछले तकरीबन 3.5 साल में यही किया कि देखी को अनदेखी कर दिया। आज वो नतीजा भुगत रही है। आम आदमी ये नहीं जानता FII क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। आम आदमी जानता है कि मार्केट की जो कीमत है क्या होता है, और शेयर मार्केट में जो निवेश करने वाला उपभोक्ता होता है, जो निवेशक होता है, वो जानता है किस भाव में हम खरीद रहे हैं, किस भाव में हम बेच रहे हैं। आज के दिन में जो है ये दोनों जो है, जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है या जो निवेशक है, सबसे बड़ा खतरा उनके लिए ये है कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि आज डॉलर इस टू जो रुपी है उसका रेशियो कहां थमेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल किसी भी अर्थशास्त्री के लिए होता है स्टेबिलिटी पॉइंट कहां आएगा। डॉलर के मुकाबले रुपी का वैल्यू कम हुआ, कोई बात नहीं, कम हुआ, किसी एक लेवल पे तो थमेगा। आज महीने में महीने जो है वो रेशियो जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और किसी भी इकोनॉमिस्ट के स्टूडेंट से आप पूछिए, आपको अर्थशास्त्र बनना नहीं पड़ेगा इसके लिए, वो ये कहेगा कि आज जो पी चिदम्बरम साहब ने जो पेपर में आज मैंने पढ़ा उसमें जो 10 पॉइंट का फॉर्मूला बताया है कि भी इसको अरेस्ट करने के लिए हमें ये 10 नंबर के फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे। वो फॉर्मूले जो है वो आज 3.5 साल 4 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं अपनाया? फॉर्मूले तो वही है, कोई नया उसमें कोई आविष्कार नहीं किया है। फाइनेंस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मार्केट मॉनिटरिंग सिस्टम कंटिन्यूस होने चाहिए, क्योंकि फाइनेंस जो है वो आज 3.5 साल 4 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं अपनाया? फॉर्मूले तो वही है, कोई नया उसमें कोई आविष्कार नहीं किया है। फाइनेंस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मार्केट मॉनिटरिंग सिस्टम कंटिन्यूस होने चाहिए, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसमें इमीडिएट कोई डोज RBI जैसे संस्था देके उसको सुधार नहीं सकती है। अगर उसमें सबसे बड़ी गिरावट आई है तो उसका मुख्य कारण है जो FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो लोग अपने पैसे निकाल के भाग गए। क्यों? उनका काम ही वही पैसा लगाना है जहां पे स्थिति नॉर्मल हो, जहां उनको बढ़ोतरी मिलती है। जब तक भारत में उनको 10-12-13% का जो इंटरेस्ट मिला उनको, वो भारत में रहे। देखा वेस्टर्न इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, 10-11% है, तो वहां वो लेके चले गए। तो एक बिग चंक जो इन्वेस्टमेंट का था वो चला गया। उसके रहते ये जो कमी आई है स्टॉक शेयर मार्केट में, ये खतरनाक कमी है कि उसको भरपूर करने वाला कोई नहीं है। आज अगर आनंद शर्मा जी बोलते हैं गोल्ड रिजर्व बेच के हम उसको करेंगे टेम्पररी मेजर, फिर वही टेम्पररी मेजर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि व्यर्थ है। आज के दिन में अगर कोई आपके पास फॉर्मूला है तो FII को वापस लाने के फॉर्मूले आपको चाहिए, जिसके लिए पॉलिटिकल क्लाइमेट बहुत स्टेबल होना चाहिए, जिसके लिए इकोनॉमी जो है वो ब्राइटर साइड पे दिखनी चाहिए। अगर FDI आपको लाना है तो आप 4 साल पहले लाते तो आज असर दिखता आपको। FII को न्यूट्रलाइज करने के लिए FDI काम आता है आपको, यानी कि एक को मात देने के लिए दूसरा काम आता है। आज आपके हाथ खाली है बिल्कुल, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनके पास कोई उपाय नहीं है इसके लिए। और डॉलर का रेट बढ़ेगा। स्थिति कितनी विकराल है ये अपने दर्शकों को इस तुलना से समझा देते कि 1991 में अर्थव्यवस्था जब बिगड़ी थी उसे पटरी पर लाने के लिए 68 टन सोना गिरवी रखा गया था देश की तरफ से, और आज 500 टन सोना गिरवी रखे जाने की बात की जा रही है। एक बार फिर आपके पास प्रोफेसर JD अग्रवाल में आऊंगा। क्या अर्थनीति ही देश की इसके लिए जिम्मेदार है या सरकार की बाकी जो नीतियां हैं उससे भी अर्थनीति सफर कर रही है? अग्रवाल साहब। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि सिर्फ अर्थनीति ही सरकार की जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है या सरकार की बाकी जो नीतियां हैं उससे भी इफेक्ट हो रही है अर्थनीति? देखिए, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनमें समन्वय नहीं है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सरकार इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तीसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट को ऐसा कोशिश की गई है दिखाने में पिछले 3-4 साल में कि जैसे कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, और स्टॉक मार्केट की तरह से स्टॉक मार्केट हमारी ओवरहीटेड है, ये तो नीचे होनी ही थी। इसलिए 9,000 था, 9,000 से 18,000, फिर 21,000,
और ये मीडिया भी और सरकार भी ये कोशिश करती है दिखाने की कि जैसे भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। तीसरी बात यह है कि अक्सर ये कहा जा रहा है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का प्रश्न है डॉलर और रुपए का। मैं ये नहीं समझता हूं कि ये डिमांड एंड सप्लाई का है। रुपया अंडर वैल्यूड है इस समय, और उसका कारण जो है दो हैं मेनली। एक सबसे बड़ा जो कारण है कि जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं उसमें बैंक्स भी हैं और दूसरे डीलर्स भी हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनकी ये कोशिश है कि किस तरीके से रुपए को गिराया जाए ताकि अधिक से अधिक कमीशन उसके ऊपर मिले, और ये एक बहुत आप सीधे सीधे आरबीआई पर उंगली उठा रहे हैं। आप अग्रवाल जी आरबीआई पे उंगली उठा रहे हैं, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आरबीआई की यही पॉलिसी अब कि रुपया ज्यादा से ज्यादा गिरे। आप सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं अग्रवाल जी? हाँ जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा आप सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि ये आरबीआई की पॉलिसी के तहत हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया गिरे जिससे ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाया जा सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि आरबीआई की पॉलिसी के तहत हो रहा है, लेकिन इसके साथ आरबीआई इसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आरबीआई की जानकारी में हो रहा है आपके? अगर जानकारी में तो है ही, इसके साथ साथ जब भी रुपया कभी भी अगर एक पैसा भी स्ट्रेंथन करता है उसी समय आरबीआई इंटरवीन करती है, उसको स्ट्रांग नहीं होने देती। लेकिन जब ये गिरता है तो वो बिल्कुल शेयर के ऊपर पीछे की तरफ से सीट पर बैठ जाती है, वेट करती है कि ये ऑटोमेटिकली एक मार्केट मैकेनिज्म है, इसको अपने लेवल पर आना चाहिए। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। किसी भी देश की पॉलिसी मेकिंग बॉडी के लिए, गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है कि उस देश की उसकी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो, और इन एनी केस स्टेबल हो। या ना तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो ना अंडर वैल्यूड हो। उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो विद इन ए परसेंटेज 2 से 5% के बीच में होना चाहिए। जनरल साहब आप ही के पास आ रहा हूं। मैं एक सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। पहली बात तो ये इस चर्चा से साफ हो गया कि अमेरिका और यूरोप में जिस तरह की भी अर्थव्यवस्था में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं उससे कतई ये जो बहाना लिया जा रहा है ये ठीक नहीं है। दूसरा ये कि अर्थव्यवस्था बेहतर है, मजबूत हो रही है, ये जो हर बार कहा जाता है ये सही है। हम उस दिन जब इस पर चर्चा कर रहे थे जिंदल साहब तो ये सवाल उठा था कि आजादी के बाद जब 7.5 रुपए से डॉलर की कीमत से रुपया गिरना शुरू हुआ था, जब बढ़ा था, तब से अब तक ये काबू में नहीं आया, अंडर वैल्यूड ही रहा। क्या वजह है कि हमारे देश के जो भी अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और रुपया लगातार गिरता रहा है? जी, सबसे पहले मैं इस चीज पे आऊंगा जो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी। अमेरिका की इकोनॉमी पिछले 4 क्वार्टर से लगातार तरक्की कर रही है। तो इस समय ये शेल्टर आज हमारे पास नहीं है। कहा जाए कि पूरे विश्व में मंदी है, उसका इंपैक्ट हिंदुस्तान पे भी है। अमेरिका की इकोनॉमी में कैटेगरिकली जो है बढ़ोतरी आ रही है, उनका डेटा रेगुलर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों को छोड़ के उनकी स्टॉक मार्केट भी बहुत बॉयंट रही है। तो अब तो ये है कि हम आइसोलेशन में पीछे। अमेरिका जो वर्ल्ड की जीडीपी का 25 to 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है, हमारा सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस पार्टनर है। साहब समय मेरे पास जरा ये समझाइए, जब अर्थव्यवस्था अमेरिका की मजबूत हो रही है तो एक तो हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बहाना क्यों ले रहे हैं, और दूसरा अगर वो मजबूत हो रही है तो हम क्यों गिर रहे हैं? इसकी वजह क्या, रुपया गिर क्यों रहा है, वजह क्या? बिल्कुल, वो इस वजह से है कि हमारे यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस रहा। जब अमेरिका तरक्की करता रहा हमने कुछ नहीं किया। आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में विश्व इस चीज की वेट नहीं करेगा कि हिंदुस्तान फैसला करेगा फिर एक्शन लेगा तब हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करेंगे। 1.25 साल 1.5 साल से सरकार को बार बार मैं आगाह कर रहा हूं कि पॉलिसी पैरालिसिस छोड़िए, पॉलिसी लेवल पे एक्शन लीजिए, वरना इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज वो खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। दूसरी एक और चीज जो अभी हमारे मित्र ने बात की कि गोल्ड प्लेज करना है, गोल्ड बेचना, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान की हाउसवाइफ कब अपने घर का सोना गिरवी रखती है? जब सारी ऑप्शंस खत्म हो जाती है। तो गोल्ड गिरवी रखना है, बेचना किसी तरीके से ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि हम मजबूरी की उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। और एक और बड़ी एक देसी बात कहूंगा, जब कोई फैमिली अपना गोल्ड गिरवी रखती है तो मोहल्ले और रिश्तेदारी में उसकी क्या इज्जत रह जाती है। अगर हमने अपना गोल्ड प्लेज कर दिया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके बाद आशावादी नजर नहीं आ रही, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगी? अगर हमारी कंट्री को गोल्ड ही प्लेज करना पड़ गया कुछ क्रूड को इंपोर्ट करने के लिए, उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जिसकी बात हम पिछले सालों से कर रहे हैं, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है,
क्या वो पैसा यहां पे आ पाएगा? मेरे हिसाब से तो ये कहीं पे ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शंस का हमारे पास समय था 1.25 साल पहले, 1 साल पहले। जो आज मेरा समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, धन्यवाद करने का समय। लेकिन जाते जाते एक मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि तीनों ही आप एक्सपर्ट्स की बातें बहुत निराशावादी रही, जो कि स्वाभाविक तौर पर होनी चाहिए थी। आज जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की देश की, उससे यही सब कुछ निकलता है। लेकिन क्या बिल्कुल भी आशावादी अब होना इस मामले में बनता नहीं है, या कुछ सुधार की गुंजाइश आप लोग करते हैं? एक लाइन में देखिए, सरकार अगर करना चाहे तो सुधार कर सकती है, ऑप्शंस हैं। सरकार अगर डिटर्मिन्ड हो तो जो है आज जो है बड़े एफर्ट्स करने अगर आज से सरकार सुधार करना शुरू करती है, इसका सबसे पहला असर हम कितने समय में देख पाएंगे? आज से अगर किया जाता है तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो कल सुबह तक ही नजर आएगा। सरकार को पेस शो करनी पड़ेगी, इंटेंसिटी शो करनी पड़ेगी। अब इंटेंसिटी और पेस होगी तभी जाके जो है रुपए स्ट्रेंथन होगा। अब डेलीबरेट और उम्मीद करते हैं जनरल साहब बहुत हमारे लिए जरूरी है। डूबता रुपया हिंदुस्तान को न डूबे, और एक अच्छे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इस देश के हैं और वित्त मंत्री हैं, ये सभी कुछ मंत्रणा करके कुछ इस तरह की नीतियों में सुधार लाएं, जिससे हमें, अब चूंकि ये कह रहे हैं कि अभी से इस सुधार की प्रक्रिया में लोग लग गए हैं, तो कल सुबह तक इसका असर देखने को मिले। इसी उम्मीद के साथ सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में शामिल होने के लिए। इसी के साथ